भूषण कवि की कविताएं पढ़ने से पहले हमें भूषण कवि के बारे में कुछ जो बुनियादी जानकारियां हैं, जो बेसिक नॉलेज है, वो हमें होनी चाहिए। हम लोग सब जानते हैं और कल मैंने आपको बताया भी था कि भूषण रीति काल के कवि हैं। और भूषण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि रीति काल में ज़्यादातर श्रृंगारिक कविताएं लिखी गई। श्रृंगार रस से ओतप्रोत प्रेम और सौंदर्य की कविताएं लिखी गई, पर उस श्रृंगार के बीच में भूषण ने वीर रस की कविताओं को लिखा। भूषण को हम एक राष्ट्रीय चेतना का कवि भी मानते हैं, यद्यपि कई विद्वान उन पर जातीय कवि होने का आरोप लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ही ज़्यादा लिखा है, तो लोग उनको जातीय कवि कह देते हैं कि उन्होंने हिंदू जाति की चेतना या उसके पक्ष में ही कविता लिखी है। लेकिन यदि हम उन परिस्थितियों पर दृष्टिपात करें तो उस समय हमारे भारत पर औरंगजेब का शासन था, और औरंगजेब एक धर्मांध शासक था। देखो, हमने अकबर को अच्छे से स्वीकार कर लिया था क्योंकि वो उदार नीति वाला था। उसने हिंदू या किसी भी धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, हमने उनको स्वीकार कर लिया। लेकिन औरंगजेब ने अपनी नीति को बदल दिया और क्या देखा कि औरंगजेब धर्मांध था और उसने धर्म के आधार पर भेदभाव करना शुरू कर दिया और हिंदुओं के साथ उसने काफ़ी जुल्म करने शुरू कर दिए, जैसे तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, जजिया कर लगा दिया, मंदिरों को तोड़ने फोड़ने का आदेश दे दिया जगह जगह, और धर्म परिवर्तन पर बहुत जोर दिया। मतलब जो हिंदू लोग थे जबरदस्ती उनसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था। यदि आपको मालूम हो तो आपने तेग बहादुर का नाम सुना होगा। सिख धर्म के एक गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर। उन्होंने औरंगजेब की इस बात का बड़ा विरोध किया था, और जब विरोध किया तो औरंगजेब इतना आग बबूला हो गया था बेटा कि तेग बहादुर का सिर कटवा दिया था। दिल्ली में जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो उसी जगह बना हुआ है, तो उसने गुरु तेग बहादुर का सिर सिर्फ इसलिए कलम करवा दिया क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन के विरोध में आवाज़ उठाई थी। तो ऐसे समय में भूषण ने राष्ट्रीय भावना, उस समय राष्ट्रीय भावना और कैसे प्रकट की जा सकती थी, क्योंकि उस समय हमारे भारत में दो ही धर्म थे, एक हिंदू धर्म और एक इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चूंकि इस्लाम धर्म का जो शासक था औरंगजेब, वो हिंदू धर्म पे क्या कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। तो उस अत्याचार से बचने के लिए जो भावना आनी चाहिए थी वो भावना उन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत की, और वो भावना हिंदू धर्म से इसलिए जुड़ गई क्योंकि औरंगजेब हिंदू धर्म पे अत्याचार कर रहा था। तो यदि अपन वास्तविकता में देखें, गहराई में जाकर देखें, तत्कालीन परिस्थितियों का यदि हम बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या और विश्लेषण करें तो हमें भूषण को राष्ट्रीय कवि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, हम कहेंगे कि वो जातीय कवि नहीं है, राष्ट्रीय कवि हैं, क्योंकि उस समय उस देश का धर्म यही था, उस समय उस राज्य का, उस वक्त का धर्म यही था कि हिंदू धर्म पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनका विरोध किया जाए, और भूषण ने अपनी कविताओं में यही किया। भूषण जैसे कि रीतिकाल के जो कवि हैं उसके हिसाब से रीतिकाल के सारे कवि हमको दरबारी कवि नज़र आते हैं, और भूषण भी दरबारी कवि थे। वो राजा, आपने नाम सुना होगा, छत्रसाल और शिवाजी, इनके आश्रय में रहे थे और इनकी वीरता से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इनकी वीरता पर ही इन्होंने कविता लिखी है। और जो औरंगजेब के समय में शिवाजी ही एक ऐसे शक्तिशाली राजा थे, मराठा राजा, जिन्होंने औरंगजेब का विरोध किया। और औरंगजेब के विरुद्ध यदि हम शिवाजी को देखें तो शिवाजी को हम हिंदुत्व का प्रतीक तो मान लेते हैं, लेकिन शिवाजी वास्तव में एक सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति थे। उनके निगाह में धर्म को लेके कोई भेदभाव नहीं था, वो इस्लाम धर्म के भी विरोधी नहीं थे। उनकी सेना में खुद बहुत सारे मुसलमान सैनिक थे और वो मुसलमानों का उतना ही आदर करते थे जितना कि हिंदुओं का करते थे। जितना वो गीता को पवित्र मानते थे उतना ही वो कुरान को भी पवित्र मानते थे। तो इस तरीके से वो धार्मिक सहिष्णुता पर चलते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनका नाम किससे जोड़ रखा है, हिंदुत्व से जोड़ रखा है। तो भूषण ने शिवाजी की वीरता की और छत्रसाल की वीरता के में बहुत सारी शान में उनकी कविताएं लिखी हैं। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता की बात कही गई है और छत्रसाल दशक में छत्रसाल की। चूंकि जब वीरता की बात कही है तो उनकी कविताओं में हमको कौन सा रस मिलेगा,
वीर रस मिलेगा। और जब वीर रस है तो उनकी जो भाषा होगी वो कैसी होगी, कौन से गुण से परिपूर्ण होगी, ओज गुण से परिपूर्ण होगी, क्योंकि वीर रस में लिखी हुई कविता में ओज होगा, उत्साह होगा, जोश होगा। तो उनकी जो भाषा है तो ब्रज का साहित्यिक रूप, पर उसमें कौन सा गुण है, ओज गुण है। रस कौन सा है उसमें, वीर रस है। विषय वस्तु क्या है, शिवाजी की वीरता और शिवाजी का जो कहना चाहिए जो उनका एक राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण था, उसका भाव उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकट किया है। शिवाजी की सेना का, शिवाजी के रण चातुर्य का, उनकी रण कुशलता का, उनकी बहादुरी का, उनके साहस का गुणगान उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। क्लियर। तो इसलिए हम भूषण को वीर रस का कवि और राष्ट्रीय चेतना का कवि मान सकते हैं। और भूषण के संबंध में ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भूषण वीर रस के कवि थे, सिद्ध कीजिए, या भूषण की राष्ट्रीय चेतना पे अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि क्या वास्तव में भूषण जातीय कवि थे या वो राष्ट्रीय चेतना के कवि थे। उनकी किसी चीज़ को तोलते समय हमें उस समय की परिस्थितियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व पर क्यों लिखा, क्योंकि उस समय हिंदुत्व पर अत्याचार हो रहे थे। एक गजब की बात और देखिए आप कि भूषण एक बड़े साहित्यिक परिवार से संबंध रखते थे। इनके खुद के पिता भी एक मतलब पंडित रत्नाकर त्रिपाठी एक अच्छे साहित्यकार थे, और इनके ब्रदर मतिराम, आपने नाम सुना होगा, मतिराम और चिंतामणि, ये दोनों भी आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये दोनों भी रीतिकाल के महान कवियों में से माने जाते हैं। तो बताइए कितने बड़े साहित्यिक परिवार से भूषण का संबंध था। कहते हैं भूषण का वास्तविक नाम कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता, भूषण को भूषण के नाम से ही हम जानते हैं, जबकि भूषण इनकी केवल क्या है, उपाधि है, इनका वास्तविक नाम नहीं है। तो हमें भूषण के बारे में एक जो मूल जानकारी है, भूषण की कविता पढ़ने से पहले हमको उनकी ये जानकारी मालूम होनी चाहिए। उनका जो छंद है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कवित्व छंद है। कौन सा छंद है, कवित्व छंद है। और उस कवित्व छंद के साथ साथ उनकी कविता में हमको अलंकारों का, उपमा अलंकार का बहुत प्रयोग मिलेगा, रूपक का, अतिशयोक्ति, रीतिकाल जहाँ आ जाए वहाँ हमको एक चीज़ तो याद रखनी चाहिए कि वो कि क्या करते हैं, वो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। और जब बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो कौन सा अलंकार माना जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो उनके कविताओं में हमको अनुप्रास और अंत अनुप्रास तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उपमा, रूपक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार भी और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये अलंकार उनकी कविताओं में हमको बहुतायत से मिलते हैं। तो जब हम उनकी कला सौंदर्य की बात करते हैं तो भाषा आपको समझ में आ गई, ब्रज का साहित्यिक रूप है ना, और शैली समझ में आ गई, ओजपूर्ण शैली है, रस समझ में आ गया, वीर रस है, और अलंकार समझ में आ गया आपको, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अंत अनुप्रास, अतिशयोक्ति अलंकार, और साथ ही आपको छंद मैंने आपको बता दिया, कवित्व छंद में उन्होंने अपनी रचनाएं शिवा बावनी में की हैं। क्लियर। और विषय वस्तु हमको मालूम पड़ी गया कि शिवाजी के जो रण कौशल है, शिवाजी की जो बहादुरी है, उनका साहस है, उनकी जो शक्तिशाली सेना है, उनकी जो युद्ध करने की जो शैली है, उनकी जो उदारता है, और उनका जो साहस और बहादुरी का चारों तरफ जो परचम फैलाया हुआ है, सारे राजाओं में जो एक भय व्याप्त हो गया है, शत्रुओं में भय व्याप्त हो गया है कि राजा शिवाजी राजे नाम से कोई एक महान व्यक्ति है जो कि अच्छाई का साथ देता है और जो बुराई है उसको समाप्त करने के लिए युद्ध करता है, और जो उनके मित्र हैं उनमें जोश आ गया है। ये सब उनकी विषय वस्तु है। यदि इतना आपको समझ में आ गया है तो फिर हम आगे इनकी कविताओं को देखते हैं। देखें बेटा, इससे संबंधित कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से पूछिए कि मैडम हमको भूषण से संबंधित ये चीज़ समझ में नहीं आई है, चाहे उनकी भाषा, चाहे उनकी शैली, चाहे उनका छंद और चाहे उनका अलंकार, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो उनकी वीर रस की कविताओं को हम पढ़ रहे हैं जो शिवा बावनी में संकलित हैं। जब आप संदर्भ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? शिवा बावनी में संकलित वीर रस के कवित्व। क्या है ये? वीर रस के कवित्व हैं, शिवा बावनी में संकलित हैं, और उसके रचनाकार कौन है? रीतिकालीन कवि भूषण। पढ़ते हैं। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैब रन के रलत हैं, और एल फैल खैल बैल। देखा अनुप्रास अलंकार, कितना प्यारा अनुप्रास अलंकार है
कि एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उल सत है। ला ला ला, ल वर्ण की आवृत्ति कितने सुंदर तरीके से की है। ग वर्ण की आवृत्ति भी है, लेकिन ल वर्ण की आवृत्ति का सौंदर्य वाकई ही दर्शनीय है। तो एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल और गजन की ठैल पैल सैल उल सत है। और तारा सो, तारा का जैसा, बताइए कौन सा अलंकार है। तारा सो, तारा जैसा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, जिमी जैसे मानो, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। वेरी गुड। जिमी धारा पर पारा पारा वार यों हालत है। क्या वर्णन किया है भूषण ने। शिवाजी का उस समय का वर्णन किया जब शिवाजी अपनी सेना को सजाकर और शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चल दिए हैं। क्या बेटा मैं पढ़ा लूं या बात जरूरी है अभी? करिए अनाउंसमेंट, करिए अनाउंसमेंट करिए। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी। शिवाजी जब अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर शत्रु के विरुद्ध युद्ध जीतने के लिए चले हैं, तो उस समय सारे वातावरण में कैसा प्रभाव दिखाई दे रहा है। शिवाजी का जो प्रभाव है वो कैसा दिखाई दे रहा है, उनकी सेना का क्या प्रभाव पड़ा है आसपास नगरों में, ग्रामों में, लोगों पर, उसका बड़ा ही ओजपूर्ण शैली में और चमत्कारिक शैली में वर्णन किया है। बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं वो? साजी चतुरंग, सजाकर चतुरंग, चतुरंगिनी सेना। सेना को चतुरंगिनी क्यों कहा है बताइए? वेरी गुड। क्योंकि उस सेना में पैदल सैनिक भी हैं, उस सेना में घोड़े पर सवार सैनिक भी हैं, और उस सेना में हाथी पर सवार भी सैनिक हैं, और रथ पर भी। इसलिए इसको चतुरंग सेना कहा गया है। शिवाजी की सेना को कैसा कहा गया है? चतुरंग सेना। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी। अपनी चतुरंगिनी सेना को सुसज्जित करके, हथियारों से सुसज्जित करके, और अंग में जोश, अंग मतलब शरीर में जोश और उत्साह का धारण करके। कोई भी सेना के पास कितने भी साधन हो, यदि उन सैनिकों में उत्साह नहीं होगा, जोश नहीं होगा, तो क्या वो युद्ध जीत सकते हैं? जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो युद्ध कर ही नहीं सकते। तो कवि भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी की जो चतुरंगिनी सेना है वो सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर और जोश और उत्साह के साथ सरजा शिवाजी, महान शिवाजी राजा जंग जीतने चलते हैं। जंग माने युद्ध जीतने के लिए चले हैं। तो ये लाइन क्लियर हुई आपको? साजी चतुरंग सन अंग में उमंग धर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलाता। देखो जंग जीतन अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार तो आपको पद पद में मिल रहा है, कदम कदम पर आपको अनुप्रास अलंकार मिल रहा है। भूषण भनत, भूषण कहते हैं, कवि भूषण क्या कहते हैं कि नाद विहद नगारन के नदी नद। अब जब युद्ध के लिए सेना जाती है तो आपने देखा है कि सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए नगाड़े बजाए जाते हैं, रणधुंदभी बजाई जाती है, जिससे कि आसपास के लोगों को यह भी मालूम पड़ जाए कि सेना आ रही है। देखो ये एक परंपरा है, जब भी हम सेना के लिए हमारी सेना प्रयाण करती है युद्ध के लिए, तो रण में बजाए जाने वाले नगाड़े और धुंदभी बजाई जाती है, जिससे कि एक तो सैनिकों में तो जोश आ जाए और आसपास के लोगों को यह मालूम पड़ जाए कि भाई सेना आ रही है, तो वो अपना सुरक्षा कर लें, अपने सुरक्षा का काम कर लें, और उनमें भी जोश और उत्साह आ जाए, वो भी सैनिकों को जय जयकार करें सैनिकों की, तो उनमें और ज़्यादा जोश आ जाएगा। तो उस समय क्या हुआ? नाद मानी आवाज, विहद नगारन के, शिवाजी की सेना के आगे आगे नगाड़े बज रहे थे, और उन नगाड़ों की आवाज़ से क्या होने लगा? जैसे जैसे नगाड़ों की आवाज़ तेज होती जा रही थी, शिवाजी की सेना में जो हाथी थे, गज थे, उन गजों में इतना ज़्यादा मद भर गया कि उनकी मस्तक से मद धारा बहने लगी। कहते हैं कि जब हाथी में बहुत जोश आ जाता है तो उनका जो मस्तक के बीच का स्थल होता है उसको गंड स्थल बोलते हैं, और उस गंड स्थल से एक द्रव्य बहता है। वो द्रव्य जब बहता है जब हाथी बहुत जोश और उत्साह में भर जाता है, तो कहते हैं नगाड़ों की आवाज़ सुनकर हाथियों में बहुत ज़्यादा मद, बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह आ गया, जिससे कि उनके गंड स्थल से मद की धारा बहने लगी। और वो मद की धारा इतनी ज़्यादा बह रही थी कि उस मद धारा से नदियाँ बहने लगी, उस मद धारा की ही नदियाँ बन गई। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है ना।
भूषण बनत नाद बियद नागारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। गैबरन हाथियों के गंड स्थल से जो मद धारा बह रही थी वो नदी की तरह चारों तरफ बहने लगी। एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, खलक मानी पूरे ब्रह्मांड में। अब ये देखिए आप, भारत का जो वो प्रदेश है, जो मराठा प्रदेश है, जहाँ पर शिवाजी अपनी सेना को सजा के चल रहे हैं, उसी को ही कवि ने ब्रह्मांड कह दिया, पूरी दुनिया कह दिया। वो कह रहे हैं एल फैल गैल बैल, गली गली में, हर नगर में, हर गांव में, गली में, बाजार में, हर रास्तों पर क्या हुआ, गजन की ठहल पहल, हाथी ही हाथी चल रहे थे, क्योंकि उनकी सेना में सबसे ज्यादा क्या थे, हाथी। और इतनी भीड़ थी उनकी सेना में हाथियों की और घोड़ों की कि वो एक दूसरे से टकरा टकरा के चल रहे थे। कैसे चल रहे थे, एक दूसरे से टकरा टकरा के चल रहे थे कि एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, और गजन की ठहल पहल, हाथी एक दूसरे से टकरा टकरा के चल रहे थे। और चूंकि जब हाथी जैसा इतना बड़ा जीव, विशाल जीव आपस में टकरा रहा था, तो उस तरंगों से शैल उल सतह, पहाड़ के पहाड़ उखड़ने लगे। फिर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आप देख रहे हैं कि हाथियों की ताकत से बड़े बड़े पहाड़ भी उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी। और जो अब जब सेना चलती है, इतनी बड़ी सेना जब चलेगी, तो उस समय पक्की सड़कें तो नहीं थी, कच्ची सड़कें थी जिनपे मिट्टी बिछी हुई थी। और जब इतनी बड़ी सेना चल रही है, हाथी चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, धूल उड़ रही है। और धूल उड़ रही है तो पूरे ब्रह्मांड में धूल छा गई है। अब तुम खुद बताओ, जब बहुत ज़्यादा धूल चारों तरफ छा जाती है, भयंकर आंधी आती है, धूल छा जाती है, तो क्या आपको सूरज बहुत रोशनी देने वाला लगता है? कैसा लगता है? जैसे सूरज की रोशनी कम हो गई हो। कभी कल्पना कर रहा है कि चारों तरफ इतनी धूल छा गई है पर्यावरण में कि जो सूरज है वो तारा की तरह लग रहा है, तारे की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है? तारे की तरह लग रहा है, अर्थात उसकी रोशनी भी कम हो गई है। तो तारा सो तरनी, तरनी माने सूरज, जो सूरज है वो तारे जैसा लग रहा है। और दूरी धारा में क्यों लग रहा है? क्योंकि चारों तरफ धूल ही धूल छा गई है। लगत जिमी, ऐसा लग रहा है मानो, और क्या लग रहा है, धारा पर पारा पारा वात यूं हालत है। और समुद्र कैसे लग रहे हैं? पारावार माने समुद्र। समुद्र कैसा लग रहा है? समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे किसी थाली में पारा रख दिया हो और पारा हिल रहा हो, यानी कि समुद्र भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है और पारे की तरह वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी तुलना कर ली उत्प्रेक्षा अलंकार में, जैसे थाली में पारा, पारा जानते हैं आप, मरकरी जिसे बोलते हैं। और कभी नहीं देखा आपने? अच्छा, तो थर्मामीटर देखा है आपने? होने थर्मामीटर के अंदर कौन सा द्रव भरा होता है? जब अपन देखते हैं छिड़क के कितना है, अपन को बुखार है, वो जो अंदर होता है ना पानी पानी जैसा, वही पारा होता है, तो उसको मरकरी बोलते हैं। और वो पारे की एक आदत होती है, कभी देखो आपसे बाई चांस, जानबूझ के तो मत तोड़ना, पर कभी बाई चांस आपसे थर्मामीटर यदि टूट जाए तो उसके अंदर का पारा जमीन पे गिरता है ना, तो वो गोल गोल आकार धारण कर लेता है अपने आप ही और ऐसे हिलता सा रहता है। तो उन्होंने उसी से तुलना करी है कि जो समुद्र है वो थाली में रखे हुए पारे की तरह हिल रहा है, यानी कि समुद्र की महिमा भी कम कर दी उन्होंने और सूरज की महिमा भी कम कर दी। किसके सामने? शिवाजी की जोश और उत्साह से भरी हुई सेना के सामने। तो इस तरीके से कवि भूषण ने शिवाजी के साहस पराक्रम का और उनकी जो चतुरंगणी सेना है उसके जोश खरोश का और सुसज्जित सेना का पूरा वीर रस में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आपके सामने किया है। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या कह रहे हैं वो, बाने फहराने गहराने घटा गंजन के और नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुने बाजत निशाने शिव राजू नरेश के, और हाथिन के हौदा उकसाने कुब कुंजर के बोन को भजाने अली छूट केस लठ केस के, और दल के दारानते कमठ कारारे फूटे केरा कैसे पाते बेहराने फन शेष के। देखो बेटा, शायद आपको अभी इसका अर्थ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ब्रज भाषा में है और आपकी भाषा ब्रज नहीं है। अच्छा, एक बात और है, भूषण की भाषा ब्रज है, लेकिन भूषण की भाषा जो ब्रज भाषा वो साहित्यिक रूप नहीं है, आम बोलचाल की भाषा है। और आप लोगों की ब्रज भाषा है नहीं तो आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, पर जैसे मैं आपको इसका थोड़ा बहुत अर्थ समझाने की कोशिश करूंगी आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। यहाँ भी शिवाजी राजे की जो सेना का पराक्रम है उसका वर्णन किया गया है कि जब शिवाजी राजे
अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर निकलते हैं, झंडा फहराते हुए। शिवाजी राजे की जो सेना है उसमें शिवाजी राजा का झंडा फहरा रहा है और घंटे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और घंटे बज रहे हैं। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है चारों तरफ, देश विदेशों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि बाने फहराने, बाने मतलब झंडा। जब शिवाजी राजा की सेना का झंडा फहराया जाता है अर्थात वो जीत हासिल कर लेते हैं, गहराने घंटा और घनघोर रूप से घंटा बजता। जब युद्ध जीत लेते हैं सैनिक तो क्या होता है, झंडा फहरा दिया जाता है और खुशी के मारे विजय का उद्घोष करते हुए घंटे बजाए जाने लगते हैं। तो शिवाजी राजा की सेना ने झंडे फहरा दिए हैं और चारों तरफ घंटे की घनघोर आवाज गर्जन कर रही है। तो नाई ठहराने रावण ने देश देश के, तो उस आवाज़ को सुनकर, उनकी जीत के विजय चिन्ह को देखकर दूर दूर देश देश के जो राजा है ना वो अपनी जगह ठहर नहीं पाते। राजा अपने अपने नगरों को, अपने अपने राज्यों को, अपनी अपनी राजधानी को छोड़कर भाग जाते हैं डर के मारे कि शिवाजी राजा की सेना आ गई है। तो देश देश के मतलब बहुत सारे देशों के रावराने मतलब जो बड़े बड़े राव और राजा थे, नहीं ठहराने, ठहर नहीं पाते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। शिवाजी राजा की सेना के डर के मारे छोड़कर भाग जाते हैं, यानी कि आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने आप को शिवाजी के सामने समर्पित कर देते हैं और उनकी जीत को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं। नग बहराने, नग माने पर्वत, और शिवाजी राजा के पराक्रम से बड़े बड़े पर्वत भी बहरा बहरा के गिर जाते हैं, अर्थात बड़े बड़े पर्वत भी टूट जाते हैं। आपको लग रहा होगा ये अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। यहाँ नग का मतलब पर्वत तो है ही, पर्वत बह जाते हैं, पर इसका मतलब ये भी है नग मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उनकी बादशाही भी समाप्त हो जाती है। एक इसका अर्थ ये भी व्यंजित होता है। ग्राम नगर पुराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, शिवराज राजा नरेश, शिवाजी नरेश, शिवाजी राजा के जो बाजों की आवाज़ सुनकर गांवों से, शहरों से जो शत्रु दल है वो डर के मारे भाग जाता है। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, और क्या होता है कि शिवाजी राजा की सेना में बहुत सारे हाथी हैं और हाथी पर जो बैठने का आसन होता है उसको क्या कहते हैं, हौदा। क्या कहते हैं उसको, हौदा। और वो हौदे में कौन बैठे हुए हैं, सैनिक बैठे हुए हैं। और सैनिक जब अपने हाथियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो क्या तरीका होता है, ध्यान से सुनिए। जब अपन किसी घोड़े को आगे भगाते हैं तो चाबुक मारते हैं, ऐसे ही जब अपन को हाथी को आगे बढ़ाना होता है तो एक छोटा सा औजार होता है, जैसे अंकुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकुश। उस अंकुश को हाथी के सिर पर मारा जाता है तो हाथी आगे भागने लगता है। तो हौदे में बैठे हुए जो सैनिक हैं उस अंकुश से हाथियों के मस्तक पर प्रहार कर रहे हैं, जिससे हाथी आगे दौड़े जा रहे हैं। तो हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, कुंभ कुंजर जो कुंजर हैं, जो हाथी हैं, उनके कुंभ स्थल पर वो अंकुश मार के उनको आगे दौड़ाया जा रहा है। और जब हाथी आगे बढ़ रहे हैं, जब शिवाजी की सेना आगे बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, बौन को भजाने अली छूटे लट केस के, बड़े बड़े भवनों में जो शत्रु रह रहे हैं, जो सामंत और जो बड़े बड़े जमींदार, सामंत और राजा राव हैं, वो अपने भवनों को छोड़ छोड़कर भाग जा रहे हैं। और अली छूटे लट केस से, अली मनी भंवरे, और भंवरे भी भाग जा रहे हैं। यहाँ भंवरा किसको कहा है, ध्यान से सुनिए। अली छूटे लट केस से, जो सामंत लोग हुआ करते थे, जो राव हुआ करते थे, वो सुंदर सुंदर स्त्रियों के घुंघराले बालों में फंसे रहते थे। मतलब अपने पढ़ा ना रीतिकाल में श्रृंगार रस, तो राजा महाराजा किसमें डूबे रहते थे, सुंदर रानियों और सुंदर सुंदर जो औरतें होती थी उनके प्रेम जाल में फंसे रहते थे। तो उनमें जो वो राव हैं, वो जो सामंत हैं, जो कि सुंदर स्त्रियों की जाल में फंसे हुए हैं, उनको कहा है भंवरा। तो जैसे भंवरा भाग जाता है, ऐसे वो राव, जमींदार, सामंत रूपी जो भंवरे हैं वो उन सुंदर स्त्रियों के केशों को छोड़ छोड़कर भाग गए। अर्थात जो श्रृंगार रस में प्रेम में फंसे हुए थे वो राजा महाराजा भी शिवाजी की सेना के पराक्रम को देख के डर के मारे भाग गए, क्योंकि वो श्रृंगार में डूबे हुए हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं, विलास में डूबे हुए हैं, क्रीड़ा में डूबे हुए हैं, सांसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं। तो उनमें युद्ध करने की शक्ति तो है नहीं, तो वो भी डर के मारे उन सुंदर नारियों को छोड़कर भाग गए। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। अब देखिए यहाँ पर दो अंतर कथाएं यदि आपको मालूम हो। ये कहा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है
इस पृथ्वी को किसने साध रखा है बताइए, आपने कहानी सुनी है? ऐसे हमारे पुराणों में कहानी मिलती है कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन पर धारण कर रखा है। सुनिए ये कहानी। और एक कछुआ है, जो कछुआ ने अपनी पीठ पे इस धरती को धारण कर रखा है। ये दो कथाओं को याद करते हुए भूषण कहते हैं कि जब दलमानी सेना, शिवाजी की सेना जब चलती है तो जो वो कछुआ है ना, उस कछुए की पीठ में दरार पड़ जाती हैं। यानी कि इतनी भारी सेना है और जब चलती है तो उसका दबाव धरती पर पड़ता है, और दबाव जब धरती पर पड़ता है तो कछुए की पीठ पे भी दरार पड़ जाती है। कछुए की पीठ उस दबाव को सहन नहीं कर पाती है, तो क्या हो जाता है, उसकी पीठ भी इस जमीन को सहन नहीं, उसको धारण नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी पीठ में क्या पड़ गई है, दरार पड़ गई है। शिवाजी की सेना का पराक्रम बताया है, कितनी भारी सेना थी, कितनी ज़्यादा सेना थी। और ना केवल जो कछुआ है उसकी पीठ में दरारें पड़ गई हैं, बाकी जो शेषनाग है ना, शेषनाग ने अपने फन पर इस पृथ्वी को धारण कर रखा, उनका फन भी केले की पत्ते की तरफ फट गया है। कैसे फट गया है, देखो ये लग रहा है, केरा कैसे, केरा मतलब केला, कैसे उपमा अलंकार, केले की पत्ते की तरह पात बिहराने, केले की पत्ते की तरह शेषनाग का फन भी फट गया है। अर्थात शेषनाग और जो कछुआ जिसने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, वो भी सामर्थ्यहीन हो गए हैं शिवाजी की सेना के सामने। वो भी इस धरती को संभालने के लिए अपने आप को अयोग्य महसूस कर रहे हैं। शिवाजी की सेना इतनी ज़्यादा बलशाली है। क्लियर, समझ में आया? तो शिवाजी की सेना का पराक्रम इन दोनों कवित्व में हमारे सामने रखा गया है। छंद कौन सा है? कवित्व छंद है। अलंकार हमने देख ही लिया, अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्ष्य अलंकार है, रूपक अलंकार है, अंत्य अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ब्रजभाषा के आम बोल चाल की जो ब्रजभाषा है उसका उन्होंने प्रयोग यहाँ पर किया है। क्लियर? तो आपको भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य दोनों इन कवित्व का समझ में आया है? फिर भी कोई